आइए आज के इस वीडियो में हम शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस को अच्छी तरह समझते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ने 1951 में डिसाइड किया था। इस केस में 1951 में हुए फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को चैलेंज किया गया था, जिसके द्वारा राइट टू प्रॉपर्टी को पार्लियामेंट ने हटाने की कोशिश की थी। आइए सबसे पहले इस केस के फैक्ट्स को देख लेते हैं। आपको पता ही होगा, जमींदारी सिस्टम अपने आप में एक स्लेवरी सिस्टम था, जिसका इस्तेमाल करके ब्रिटिश गवर्नमेंट ने खूब टैक्स कलेक्ट किया और जिसने इंडियन किसानों को बुरी तरह एक्सप्लॉइट किया था और कई जमींदारों को इसी सिस्टम ने मालामाल बनाया था। देश आजाद होने के बाद कई स्टेट गवर्नमेंट्स ने जमींदारी सिस्टम को खत्म करने की कोशिश की थी। उनमें से ही बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में गवर्नमेंट्स ने जमींदारी अबॉलिशन एक्ट लाकर जमींदारों की लैंड्स को आम जनता में रीडिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश की। कई जमींदारों ने इस एक्ट को कोर्ट में चैलेंज किया और इसे इलीगल बताते हुए कहा कि ये एक्ट उनके राइट टू प्रॉपर्टी के फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है, जो पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। अब प्रॉब्लम यह हुई कि किसी स्टेट के हाई कोर्ट ने इस लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना और कई स्टेट्स के हाई कोर्ट्स ने इस जमींदारी अबॉलिशन एक्ट को बिल्कुल सही मानते हुए इसे कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया था। पार्लियामेंट ने जब इन हाई कोर्ट्स के अलग अलग ओपिनियन को देखा तो उसने इस इशू को जड़ से खत्म करने के लिए फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 में पास कर दिया था। इस एक्ट से कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए राइट टू प्रॉपर्टी को रेस्ट्रिक्ट करते हुए आर्टिकल 31A और 31B को इंसर्ट कर दिया गया और इसी से फिर ये लैंड रिफॉर्म के कानून यानी जमींदारी अबॉलिशन एक्ट को बिल्कुल लीगल माना जाने लगा। इन्हीं दोनों आर्टिकल्स में साफ साफ कुछ कैटेगरी ऑफ लैंड्स को गवर्नमेंट द्वारा एक्वायर करने के लिए लिख दिया गया और साथ ही 31B में लिख दिया गया कि जो लॉज 9th शेड्यूल में होंगे उनको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकेगा। तो शंकरी प्रसाद जैसे कई जमींदारों ने आर्टिकल 32 का यूज करके इस अमेंडमेंट को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। आइए अब देखते हैं इस केस में लीगल इश्यूज क्या थे। पहला और मेजर लीगल इशू ये था कि आर्टिकल 368 जो पार्लियामेंट को कॉन्स्टिट्यूशन को ही अमेंड करने की पावर देता है, वो पावर क्या इतनी अनलिमिटेड है कि उससे पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को भी चेंज कर सकती है या नहीं। दूसरा लीगल इशू ये था कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया अमेंडमेंट आर्टिकल 13 क्लॉज 2 में दी गई टर्म लॉ के मीनिंग में आता है या नहीं। आर्टिकल 13 कहता है कि पार्लियामेंट कोई भी ऐसा लॉ नहीं बना सकती जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता हो। इसका मतलब यदि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को आर्टिकल 13 के अंदर लॉ ही ना माना जाए तो पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करने वाले लॉज भी पास कर सकती थी और उन लॉज को जुडिशियल रिव्यू से भी बचा सकती थी। आइए अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इन इश्यूज को किस तरह रिजॉल्व किया और अपने डिसीजन के लिए क्या रीजनिंग दी। इस केस में 5 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट के पास अनलिमिटेड अमेंडिंग पावर है, यानी पार्लियामेंट अगर चाहे तो आर्टिकल 368 का यूज करके फंडामेंटल राइट्स को भी चेंज कर सकती है, फिर चाहे उसकी वजह से लोगों के फंडामेंटल राइट्स ही क्यों ना वायलेट हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 13 में दी गई टर्म लॉ केवल ऑर्डिनरी लॉ की बात करता है और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को इंक्लूड नहीं करता है। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक ऐसा स्पेशल लॉ है जो आर्टिकल 13 में दी गई रेस्ट्रिक्शन को भी वायलेट कर सकता है और फंडामेंटल राइट्स में जमीन से आसमान तक के चेंजेस कर सकता है। यानी भले ही उन अमेंडमेंट से फंडामेंटल राइट्स खत्म ही क्यों ना हो जाए, लोग उनको कोर्ट्स में चैलेंज भी नहीं करेंगे और घर बैठकर उन अमेंडमेंट्स की आरती उतारेंगे। 17 साल बाद सुप्रीम कोर्ट को अकल आई और 1967 में गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स भी ऑर्डिनरी लॉज ही हैं, जो यदि फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करते हैं तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स इलीगल होंगे। आशा करता हूँ आपको शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का ये केस अच्छी तरह समझ में आया होगा।